वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इन्वायरमेंट सेक्शन के अंडर बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में हम बहुत सारे लेटेस्ट स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं जो हमें मेंस के आंसर राइटिंग में या हमारे इंटरव्यू के आर्ग्यूमेंट्स में हमें वैल्यू एडिशन का काम करेगा। हम उन्हें चेक करेंगे। तो ये जो ये जो लेक्चर है ये आपको जैसे कि प्रीलिम्स, इन्वायरमेंट, फिर जीएस पेपर 3 और जैसे कि ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल में उसके अंदर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफ़ी का एक अलग से सेक्शन है और ये दोनों पेपर में आपको हेल्प कर सकता है। इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी, ह्यूमन ज्योग्राफ़ी के कॉन्सेप्ट्स में भी आपको अच्छे आर्गूमेंट्स देता है। तो चलिए हम आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी सम एंड वेरिएशन ऑफ आवर बायोलॉजिकल वेल्थ। वेरिएशन मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्लेस हुआ, हमारा राज्य हो गया या हमारा देश हो गया या हमारी धरती माता हो गई, तो इसमें मतलब इतने सारे जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु और हर एक जीव जंतु के मतलब उनके स्पीशीज़ के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। तो अब देखिए इंडियन में, इनफैक्ट इंडिया में कितने सारे मतलब डिफरेंट टाइप के पीपल, उनका मतलब डिफरेंट रेस वगैरह पाए जाते हैं। तो ये एक वेरिएशन हो गया और फिर इन सबों का जो सारा का जो सम है कंबाइंड टोटल, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल वेल्थ कहलाता है। तो ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था बायोडाइवर्सिटी के बारे में, सम एंड वेरिएशन ऑफ आवर बायोलॉजिकल वेल्थ। और इसको हम लोग जैसे कि और भी क्लासीफाई करें तो उसको अल्फ़ा, बीटा, गामा, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, तो इंटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, हम उसमें भी इसको आगे क्लासीफाइड करते हैं, जो हम अपकमिंग डिस्कशंस में हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद आते हैं यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। तो रिसेंटली ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। जैसे कि अगर आप कनाडा का अगर ऐसे कोई मैप देखो तो ये मॉन्ट्रियल जो है ये ईस्टर्न साइड को है, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन और ये कनाडा के ईस्टर्न साइड में ये सिटी बिलोंग करता है और समवेयर नियर टू यूएस बॉर्डर। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। उसके बाद ये तारीख कब थी इसकी? दिसंबर 19, 2022। तो 19 दिसंबर 2022 2022 को ये यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें लगभग 188 कंट्री रिप्रेजेंट हुए थे और उन्होंने एक एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया है। तो वो एग्रीमेंट है, तो वो क्या कहता है? बेसिकली वो कहता है कि 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड, तो जो अभी इतना डिग्रेडेशन वगैरह हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड का खराबी हो रहा है, तो हम उसको हॉल्ट एंड रिवर्स बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय कंजर्विंग 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड। मतलब इतना जो भी बायो डिग्रेडेशन हो रहा है, इतने लॉस हो रही है, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड। और सिमिलरली जैसे इन्होंने 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड के लिए बोला है, तो सेम ये ओशन के लिए भी बोलते हैं कि हमारे विश्व के जो ओशन हैं उनमें भी पॉल्यूशन हुआ या और भी उनको जो इतने डैमेजेस हो रही है उनको, तो उसका भी हमें 30% ओशन का हमको उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये हो गया 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन बाय 2030। तो देखिए यहाँ पे 30-30 फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है, तो 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, 30% ऑफ ओशन को प्रोटेक्ट करना है, और कब तक? 2030 तक। तो इस तरह से 30-30 का एक लूप बन रहा है। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? 30-30 प्लेज, ठीक है। तो ये हो गया 30-30 प्लेज, 30x30। और फिर एक 2030 तक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है। ऑलराइट, तो ये भी अलग से एक प्लेज आ गया है। तो हाँ, इसको याद रखिएगा, ये बायोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस ये वाला, ठीक है, UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो 2022 में हुआ है, इसको याद रखिएगा। और इसमें ये 30x30 प्लस ये लिया गया है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड एक कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है, जो ऑब्वियसली ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आप मेंस में या इंटरव्यू में अपने आर्गुमेंट्स के तौर पे आप इसको दे सकते हो कि आप
तो कोई स्कीम को अप्लाई करोगे तो क्या आर्गूमेंट दोगे, इंटरव्यू में बोलोगे तो क्या अपना लॉजिक आप बोलोगे। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि 17% ऑफ प्लैनेट ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया में है, 17% ऑफ ग्लोबल एरिया इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये भी इंडिया में है। तो इंडिया, जब हम बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इंडिया क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 17% धरती की आबादी का 17% भारत में निवास करती है। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसका जो 17% है वो एरिया भारत में निवास करता है। हॉटस्पॉट के देखिए यहाँ पे जो हॉटस्पॉट टर्म यूज़ हुआ है तो इसमें बेसिकली 2 क्राइटेरिया आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, कि एक तो इसका जो 75% है ना, 75% इन्वायरमेंट या जो इसकी स्पीशीज़ है वो डैमेज हो रही हो, और दूसरा यहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 इंडेमिक या नेटिव जो स्पीशीज़ होती है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो ये 2 बेसिक क्राइटेरिया है, आप इसको याद में रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं यूनियन बजट 2023 पे। तो अभी रिसेंटली जो बजट पेश हुआ तो इतने सारे मतलब जैसे कि देखिए जो ये जो बायोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्लस इंडिया का जो यहाँ पे इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए है अभी सरकार ने कुछ अच्छे अच्छे स्कीम्स उन्होंने मतलब बजट में इंट्रोड्यूस करे हैं। तो उसके बारे में ये एक अच्छा खासा लिस्ट देता है कि कितने नए नए अच्छे अच्छे स्कीम्स आ रहे हैं। तो चलिए हम एक एक करके उन सबको डिस्कस करते हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि इन रिस्पॉन्स टू दिस कॉल लॉन्च्ड वेरियस पोटेंशियल प्रोग्राम। तो अभी क्या है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं जिनको मतलब फ्यूचर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है कि उनसे हमें अच्छे रिजल्ट इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इनको लेकर के हमें मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्कीम है दैट इज़ ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ है ना, तो ग्रोथ हम बेसिकली नंबर्स में मेजर करते हैं। ये एक क्वांटिटी ये एक नंबर टर्म है, और ग्रीन ऑब्वियसली मतलब इन्वायरमेंट पेड़ पौधे है ना, तो इनके साथ मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए हमें अपनी जीडीपी को ग्रोथ पे ले जाना है ना, जीडीपी को ग्रोथ पर ले करके ले जाना, दैट इज़ ग्रीन ग्रोथ। ऑलराइट, तो यहाँ पे ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है, और ये क्या है, वन ऑफ द सेवन प्रायोरिटीज़ दैट इज सप्तऋषि। देखिए सप्तऋषि आपने भी पढ़ा होगा कि ये बेसिकली 7 स्टार्स का कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, 7 स्टार्स का कॉन्स्टेलेशन है स्काई में। तो यहाँ पे उन्होंने 7 प्रायोरिटीज़ सरकार ने डिसाइड करी है और बोला है कि ग्रीन ग्रोथ हमारा वन ऑफ 7 प्रायोरिटीज़ है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, फोकस किस चीज़ पे रहेगा, तो एज कंट्री इज़ फेसिंग सीरियस लॉसेस ऑफ नेचुरल एसेट सच एज सॉयल, लैंड, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जब हमारा मृदा अपर्दन हो रहा है, भू अपर्दन, ज़मीन खराब हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, तो इन सब सारे जो सीरियस लॉस है उसको देखते हुए ग्रीन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद दूसरा आता है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो ये पूरे नेशनल लेवल पे चलेगा, सारे स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे हरा भरा भारत बनाने के लिए। तो इसमें क्या है, एम्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर। सबसे पहले तो ग्रीन है तो हरा भरा पेड़ पौधा, तो हमें फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करना है ऑन डिग्रेडेड लैंड, मतलब ऐसी ज़मीन जो माइनिंग हो गया या किसी मैल प्रैक्टिसेस के वजह से जो ज़मीन ख़राब हो गई है, या ऑलरेडी जो बंजर ज़मीन है या जो ख़राब ज़मीन है जिसमें मतलब हम फर्टिलिटी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे जो डिग्रेडेड लैंड है वहाँ पर हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्टेड लैंड। तो ये अच्छी बात है कि जो अभी हमारे पास ऑलरेडी फॉरेस्ट लैंड है हम उन्हें भी प्रोटेक्ट करें, और जो डिग्रेडेड लैंड है हम उसमें फॉरेस्ट हम प्लांट करें। तो ये हो गया बेसिकली फॉरेस्ट बेस्ड। अब उसके बाद तीसरा आता है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ये क्या कहता है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंसेंटिवाइज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिव एक्शंस बाय कंपनी, इंडिविजुअल्स एंड लोकल बॉडीज़। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, मतलब जैसे कि अब कोई मान लीजिए कंपनी है, क्योंकि देखिए ये हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हुआ या जो भी इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री रिलेटेड प्रैक्टिसेस होती हैं वो कॉस्टली होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो इससे मतलब बजट बढ़ जाता है। तो नॉर्मली
हर हर कंपनी, हर कॉर्पोरेट उतना एंथुसियास्टिक नहीं हो सकता है इको फ्रेंडली चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पे कहा जाता है जो कंपनीज़ हैं हमारी इन, या जो भी ऐसे इंडिविजुअल है या लोकल बॉडीज़ है, तो अगर वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है ना, अगर कोई ऐसे एक्शंस लेते हैं, कोई प्लान, प्रोजेक्ट, कोई स्कीम या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं, तो उनको इंसेंटिव्स देना, मतलब उनको सरकार फाइनेंशियली हेल्प करेगी ताकि वो ऐसे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट अपने प्रोजेक्ट्स को वो ला सके। तो ये हो गया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। उसके बाद आते हैं मिष्टी। तो देखिए मिष्टी बहुत मीठा सा नाम है इसका, एक्चुअली मतलब मीठा होता है। तो ये हो गया, इसका फुल नेम हो गया द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, मैं और एक बार से रिपीट करती हूँ, द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। देखिए मिष्टी जो बेसिकली हो गया ये बंगाली वर्ड है, और ऑब्वियसली मान के चलिए इन केस अगर आप नहीं भी जानते हो मिष्टी क्या है या किस स्कीम से रिलेटेड है, तो आप ये गेस कर सकते हो। अगर आप बांग्ला वर्ड अगर आपने कभी सुना भी हो कि मिष्टी बांग्ला वर्ड है, बांग्ला मतलब बंगाल साइड का है, तो बंगाल तरफ हमें मैंग्रोव्स मिलते हैं, तो ये हमारा मैंग्रोव से रिलेटेड स्कीम हो सकता है। तो इस तरह से क्या है ना कि आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करके आप एक गैस ले सकते हो, या तो ये एजुकेटेड गैस हो सकता है या आपकी प्रिपरेशन वाइज ये रिस्की गैस भी बन सकता है। बट हाँ, इस मिष्टी से हमें हिंट मिलता है कि मिष्टी एक बांग्ला वर्ड है, प्लस यहाँ पे जो एम है ये मैंग्रोव के लिए स्टैंड करता है। तो आप थोड़ा यहाँ पे गैस कर सकते हो, इवन इन केस अगर आपको नहीं पता हो तो ऐसे परिस्थिति में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिष्टी बेसिकली मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए है। तो मैंग्रोव जो होते हैं वो हमारे मतलब ये हमारे मतलब ट्रांजिशनल प्लांट है। जैसे कि इधर हमारा लैंड हो गया, इधर हमारा ओशन हो गया, तो इस ये जो उनका जो मिलने वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों इकोसिस्टम मिलते हैं, तो यहाँ पर आपके मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। और ये जो मैंग्रोव होते हैं ये मतलब बहुत ही मतलब इनकी लकड़ी मजबूत होती है, और मतलब जैसे कि इनके जो रूट्स होते हैं वो थोड़े पानी से ऊपर रहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए इधर पानी है तो इनके रूट्स ऐसे ऊपर रहेंगे। तो ये मैंग्रोव के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हो गया। हालांकि मैंग्रोव अपने आप में एक बड़ा सा मतलब टॉपिक है, जिसके मतलब जो GS1 ज्योग्राफी, GS ज्योग्राफी हो गया, या इन्वायरमेंट GS3 में या ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। तो जैसे हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, इसके लिए आप मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर्स को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो अब बातें हैं मैंग्रोव पर। तो ये हो गया सिग्निफिकेंट है ये मिष्टी स्कीम बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोस्टल इकोसिस्टम इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। देखिए ये जो मतलब कोस्टल इकोसिस्टम हमारा होता है, यहाँ पर अभी चूँकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्या हो रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीट जो हो रहा है उसकी वजह से समुद्र है, सी लेवल है, तो वो अभी राइज कर रहा है। ठीक है, जो हमारा सी लेवल है वो हमारा ऊपर बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से जैसे कि जो कोस्टल एरिया की जो ज़मीन है वो समुंदर में धीरे धीरे करके डूब जाएंगी, या जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इससे जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको खतरा है। तो जो कोस्टल इकोसिस्टम है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव्स को प्लांट किया जाएगा, ताकि हम ये जो खतरा है हम उसको रोक सकें या उसको हॉल्ट पे ला सकें। तो कोस्टल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मैंग्रोव कंजर्वेशन करेंगे, और इसका नाम है मिष्टी, और उस स्कीम का नाम है मिष्टी। उसके बाद हम आते हैं अगले स्कीम पे, दैट इज़ PM प्रणाम। तो इसका फुल फॉर्म हो गया द प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिल्योरेशन ऑफ मदर अर्थ। देखिए, तो रिस्टोरेशन मतलब जो भी लॉस हुआ है उसको वापस से रिकवर करना, जो भी वेजिटेशन का, स्पीशीज़ का, प्लस लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस लाना कि हमें कैसे अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है, जैसे कि हमारी धरती को, हमारी ज़मीन को कम से कम हानि हो या ना के बराबर हानि हो। प्लस नरिशमेंट, हमें अच्छे से मतलब जो ज़मीन है उसको अच्छे से खाद पानी देना, नरिश करना। एमेल्योरेशन, सुधारना, मतलब जो भी डैमेज हो चुका है प्रीवियसली एग्रीकल्चर लैंड में केमिकल्स की वजह से या गलत प्रैक्टिसेस की वजह से, तो उस डैमेज को मतलब वापस से सुधारना। ऑफ मदर अर्थ, तो यहाँ पे मदर अर्थ मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। तो ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। तो ये बोलता है कि फॉर रिड्यूसिंग इनपुट्स ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड,
इज़ क्रिटिकल फॉर सस्टेनिंग आवर एग्रीकल्चर। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड के लिए है, और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स जो है उनका कम से कम यूज़ करने के लिए है, सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए है। और इसके साथ ही हम जैसे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है हम उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला स्कीम का नाम है अमृत धरोहर स्कीम। तो अमृत धरोहर स्कीम के अंडर डायरेक्टली मेंशंस आवर बायोलॉजिकल वेल्थ। तो ये हमारी जो बायोलॉजिकल वेल्थ है, हमारी पेड़ पौधे, जंगल, पशु पक्षी, तो ये उसको डायरेक्टली मेंशन करता है। एक्सपेक्टेड टू इनकरेज ऑप्टिमल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। तो ये जो यहाँ पर वेटलैंड्स डायरेक्टली बात की जा रही है, नाम लिया जा रहा है वेटलैंड्स का। वेटलैंड्स मतलब ऐसा ज़मीन जहाँ पे पानी पाया जाता है और उसका आसपास के सराउंडिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट असर होता है, तो वेटलैंड्स हो गए। तो और ये नेचुरल, मैन मेड, स्वीट वाटर हो गया या सॉल्टी वाटर हो गया, तो ये सारे वाटर सिस्टम, इकोसिस्टम, जितने भी टाइप के वाटर इकोसिस्टम होते हैं ये सबको कैटर करता है। तो जब भी आप वेटलैंड को पढ़ो, ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के लिए हिंट देती हूँ कि जब भी आप वेटलैंड को पढ़ो तो आप इसका कैटेगरी एक बार ज़रूर देख लेना कि वो नेचुरल है, वो मैन मेड है, या फिर वो सॉल्ट वाटर है, या फिर वो स्वीट वाटर हो गया, है ना। तो ये या फिर रिवर, हाँ रिवर से रिलेटेड है, लेक है, या फिर वो ओशन से रिलेटेड है, तो ये किस कैटेगरी का वेटलैंड है ये भी आप ध्यान में रखना। ऑलराइट, तो ये वेटलैंड से रिलेटेड है। तो ये बोलता है कि इन्हांस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज़्म अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो वेटलैंड है तो उसके आसपास के जो भी एरियाज़ है वहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, हम वहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह लगाएंगे। पेड़ लगेंगे तो पेड़ ऑब्वियसली जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन को मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, कार्बन को ऑब्जॉर्व करते हैं, कार्बन को अपने पास मतलब संरक्षित करते हैं, तो कार्बन स्टॉक हमारा बढ़ेगा। फिर ऐसे वाटर बॉडीज़ में मतलब टूरिज़्म अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, क्योंकि लोग जैसे कि बोटिंग करने के लिए आ गए, या फिशिंग करने के लिए आ गए, या वाटर रिलेटेड जो गेम्स होता है, पिकनिक वगैरह, तो ये सब में मतलब हमारा जो इको टूरिज़्म है वो भी बढ़ेगा। उसके बाद जब वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा तो जो लोकल पीपल है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, उनकी लिवलीहुड हो गया या उनके मतलब इनकम जनरेशन का भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। जैसे कि अब वहाँ पे ढेर सारे लोग आएंगे तो वहाँ पे उनका खाना पीना, उनका जैसे कि लॉजिंग हो गया, फूडिंग हो गया, उनका शेल्टर हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, या फिर मान लीजिए फिशिंग इंडस्ट्री हो गई, या स्मॉल क्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, है ना। तो इस तरीके से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो भी वहाँ पे धीरे धीरे फर्निश करेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों का बढ़ेगा वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल इसका दिया जाता है कि रामसार वेटलैंड है यूपी में, हैदरपुर, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, हैदरपुर, ये रामसार वेटलैंड और ये यूपी में है। तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने वहाँ पे इंटरवेंशन किया था ताकि वहाँ के जो मतलब वाटर है उसको प्रोटेक्ट कर सके। और जब वाटर वहाँ पे प्रोटेक्ट होगा तो वहाँ पर एक माइग्रेटरी बर्ड है वाटरफॉल, तो उसका हम उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो ये इससे बायोडाइवर्सिटी की भी प्रोटेक्शन हो गई, साथ ही साथ मतलब जो वहाँ पे लिवलीहुड है, इनकम जनरेशन है, तो वो भी हो गया। तो इसके बहुत ही मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा अमृत धरोहर स्कीम। उसके बाद हम आते हैं वे फॉरवर्ड पे। तो इतने सारे स्कीम मेंशन करने के बाद जो राइटर्स हैं फिर वो लोग मतलब बहुत सारे अपने सजेशंस देते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई बहुत क्रिटिसाइज़ किया हुआ है इस आर्टिकल में, नहीं, उन्होंने कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म नहीं किया हुआ है, उन्होंने अच्छे से स्कीम्स बताया है। और आर्टिकल में फिर आगे उन्होंने बहुत सारे अपने सजेशंस दिए हैं कि हम कैसे इन जो स्कीम्स है हम उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके वो सारे सजेशंस को हम रीड करते हैं। और ये सजेशन आप ऑब्वियसली जब आप मेंस में पेपर लिखो, चाहे GS3 का, GS1 का, या कोई भी पेपर ऐसे इन जनरल हो गया, या ऑप्शनल ज्योग्राफी या रिलेटेड ज्योग्राफी के पार्ट्स आप लिखो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इतना सारा जो स्कीम है, तो अब राइटर बोलते हैं कि हमें एविडेंस बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। मतलब देखिए, अब तो हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कीम रहती है तो वहाँ का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा पुअर रहता है, करप्शन भी रहते हैं। तो इन सब इश्यूज़ को देखते हुए अवॉइड करने के लिए हमें एविडेंस बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। मतलब हमें देखना है कि क्या उस प्लेस में वाकई उस स्कीम की ज़रूरत है, फ़ंड कितना चाहिए, है ना, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, तो हमें सब कुछ देख के काम करना है। प्लस साइंस बेस्ड inclusive monitoring program for success of effort, documentation and distillation of lessons learned for replication nationally as well as
ग्लोबली। मतलब यहाँ पे फिर अब राइटर अच्छा सा मतलब आर्ग्यूमेंट देते हैं, सजेशन देते हैं कि हमने जो भी स्कीम हमने इम्प्लीमेंट करा है तो हम उसको अच्छे से मतलब मॉनिटर करें, है ना, इंक्लूसिव मतलब वहाँ की लोकल पीपल, एनजीओ वगैरह के साथ मिलके, है ना। तो हम अच्छे से उसको मॉनिटर करें, हम साइंटिफिक नियम कानून का भी ध्यान रखें कि ये मतलब इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है या उससे क्या डैमेज होने वाला है, ये भी हम ध्यान में रखें। उसके बाद हम सारे रिजल्ट्स का, डेटा का हम उनका डॉक्यूमेंटेशन करें और उनसे हम क्या करें, हम लेसन लर्न करें, ठीक है। हमने जो भी स्कीम इम्प्लीमेंट किया, हमने उसके रिजल्ट प्रोसेस को मॉनिटर किया, हमने उसके रिजल्ट को डॉक्यूमेंट किया, हमने लेसन सीखा और उस लेसन से जो हमें अच्छे अच्छे जो चीज़ें हमें आइडियाज़ आएंगे, हम उनको नेशनल और ग्लोबल लेवल पे भी हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है न्यू मिशंस एंड प्रोग्राम्स शुड इफेक्टिवली यूज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, valuation of ecosystem that consider ecological, cultural, sociological aspects of our biological wealth। देखिए ये तो है हम सब समझ रहे हैं कि जो भी हमारा ह्यूमन है, एनिमल है, बायोडाइवर्सिटी है, अर्थ है, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। तो हमारे इकोलॉजिकल, हमारा कल्चर, हमारा सोशोलॉजिकल, बायोलॉजिकल वेल्थ, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि कल्चरल हो गया, हम लोग जैसे कि सावन, हम लोग जैसे कि सावन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, या फिर बिहू, ओणम, है ना, जल्लीकट्टू। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है कि हमारा कल्चर कितना इंट्रिकली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन सबको हमें देखते हुए अभी जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी चल रहा है और वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम, देखिए वैल्यूएशन जो बेसिकली वर्ड है वैल्यूएशन, तो ये बेसिकली कंपनी, बिजनेस, है ना, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, तो ये उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे ऑथर एक लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमिक्स, है ना, तो आपस में हम दो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ऑथर बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर ये भी कहते हैं कि हम इकोसिस्टम की जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू है, मतलब उसका हमें वो फूड देना, हमें शेल्टर देना, क्लीन इन्वायरमेंट, हमारा हेल्थ, है ना, स्पिरिचुअल हेल्थ, रिक्रिएशन, तो इतनी सारी जो वैल्यू इनकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ क्लियर सिस्टम बाउंड्रीज, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स पीपल। देखिए ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा, दैट इज़ सिस्टम बाउंड्रीज, है ना। और जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो ये समझ सकते हैं सिस्टम बैकग्राउंड, ठीक है, सिस्टम बाउंड्रीज। तो जैसे कि ये हो गया हमारे पास ये कोई पर्टिकुलर सिस्टम है XYZ, तो ये हो गया उसका एनवायरनमेंट, और जो बाउंड्री जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है वो होगी बाउंड्री हमारी, है ना। तो और बहुत ही सिंपल मैं अगर बोलूँ तो जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका लोकेलिटी हो गया, है ना, ये रोड हो गया, यहाँ एक घर है, यहाँ 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 घर है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पूरा आपका एक इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, और उसके बाद ये जो एक सिस्टम है, मान लीजिए ये एक घर है, तो ये एक इंडिविजुअल घर, यानी कि एक इंडिविजुअल सिस्टम हो गया, फिर इसकी खुद की अपने घर की बाउंड्री हो गई। तो वो क्या हो गया कि वो बाउंड्री उस घर को पूरे इन्वायरमेंट से सेपरेट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये इतना बड़ा यहाँ पर इन्वायरमेंट है, तो ये मान लीजिए हमारे एक घर है, तो इसकी ये जो बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री उस घर को पूरे इन्वायरमेंट से सेपरेट करेगी। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था जो बहुत ही बेसिक से चीज़ों को समझना चाहते हैं उनके लिए। तो ये हो गया, और साथ ही साथ हमें जो वहाँ के जो रिसोर्स पीपल हैं, लोग हैं, तो हमें उनके बेनिफिट्स को भी हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पे सिस्टम का मतलब होगा जो भी हम प्रोजेक्ट या स्कीम हम जो भी वहाँ पे ला रहे हैं, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम ला रहे हैं, चाहे वो वाटर बॉडी हो गई या फिर वो हमारा लैंड हो गया, है ना, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह, तो ये उनके लिए हो गया, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अब जो राइटर है वो बायो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंटरलिंक करते हैं। देखिए ये इतना थोड़ा कैसे बोले, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, बट मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाइए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली पूछिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ आसानी से इकोनॉमिक्स के टर्म्स को सिंप्लीफाई करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऑथर 3 बेसिकली टर्म्स है जिसको ऑथर इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ स्टॉक। तो इसका मतलब होता है वेरिएबल मेजर्ड इन पर्टिकुलर
टाइम पॉइंट। देखिए तो यहाँ पे कोई भी अगर वेरिएबल है, कोई भी एक्स वाई जेड, किसी भी चीज़ को अगर मापा जा रहा है, किसी भी क्वांटिटी को, तो हम उसको किसी टाइम पॉइंट पे मानेंगे। मतलब मान लीजिए सपोज एग्जांपल के लिए किसी घंटे में कितना था, किसी दिन में कितना है ना। तो ऐसे करके किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे यहाँ पे मापा जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टॉक। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है फ्लो का। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर फ्लो। तो फ्लो क्या होता है? वेरिएबल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में मान लीजिए जैसे कि वीक हो गया, मंथ, ईयर हो गया, या 5 साल का गैप या कुछ ऐसे प्लानिंग के थ्रू, तो दैट इज़ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए दोनों में ना बेसिकली यही फ़र्क है कि स्टॉक जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है और जो फ्लो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। बस इतना सा फ़र्क है, ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। आफ्टर दैट यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज़ फंड सर्विस। तो फंड सर्विसेज क्या होता है? तो फंड सर्विसेज बेसिकली चूँकि एक बिजनेस प्रोसीजर है, कॉमर्स इकोनॉमिक्स प्रोसीजर है, तो इसमें क्या होता है, दैट इज़ मार्केट इंसाइट्स टू असिस्टेंट विथ रेगुलेटरी चेंज। मतलब हमें जो भी मार्केट है, हमें उस पर अपना ज्ञान रखना है, नॉलेज रखना है कि मार्केट हमारा कैसे चेंज कर रहा है, उस पर क्या असर पड़ेगा। फिर हमें जो भी रेगुलेटरी चेंजेस होंगी, मतलब जैसे कि सरकार जो भी नियम कानून टैक्सेस है ना, पॉलिसी इंसेंटिव्स बनाती है, तो उसमें क्या क्या रेगुलेशन के चेंजेस हो रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल है ना, हमें कम से कम कॉस्ट में हम अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनाएं, प्लस हम जो पब्लिक है उसको कैसे एडमायर करें, है ना, सिटीजन्स को कैसे बेनिफिट हो, दैट इज़ कॉस्ट कंट्रोल। बिल्डिंग, ग्रोइंग, मैनेजिंग, अडाप्टिंग टू चेंज। मतलब अब देखिए डे टू डे बेसिस पे हर दिन कितना कुछ बदल रहा है, तो अब जो हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं तो हम उसको भी हम मैनेज करें, उसको भी हम क्विकली अडाप्ट करें। तो ये जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है उसको बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन में यूज़ करना है। दैट इज़ हम भी जब हम किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम उसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज रखें कि स्कीम हम कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसके रेगुलेशन को हम कैसे अच्छे से एडजस्ट करेंगे, हम कैसे अच्छा सिस्टम कंजर्वेशन मैकेनिज्म हम डिवाइस करेंगे, हम कैसे जो नए नए चेंजेस होंगे हम उसको अडॉप्ट करेंगे, क्लाइमेट चेंज होगा उसके जो बुरे असर होंगे उसको हम कैसे अडॉप्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो फंड सर्विसेज है हम उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो राइटर बोलते हैं यहाँ पे कि हमें फंड सर्विस फोकस करना चाहिए, ना कि स्टॉक और ना कि फ्लोज पर। ठीक है, उसके बाद बहुत बेसिकली बोले तो ये जो फंड सर्विसेज है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक फ्लेक्सिबल फ्लूइड सिस्टम है। साथ ही साथ ये जो स्टॉक और फ्लो है तो ये हमारा एक रिजिड सिस्टम को दर्शाता है। तो इस तरीके से हमें फ्लेक्सिबली फंड सर्विस को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अगले टॉपिक पर आते हैं। As economic foundation of generating value has enormous potential for multiple sustainable bioeconomics। देखिए यहाँ पे मतलब बेसिकली राइटर यही बोल रहे हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, हम उसको एक इकोनॉमिक वैल्यू दें कि हाँ ये कितने हज़ार मिलियन बिलियन ट्रिलियन का जो इकोनॉमिक सर्विस है हम उसको असाइन करें, ताकि हम उससे मतलब सस्टेनेबल बायो इकोनॉमिक्स को हम आगे प्रोसीड कर सकें। ठीक है, तो मॉनिटरी वैल्यू जो वैल्यू होती है ना, ये देने की बेसिकली बात की जा रही है। मैं आसान शब्दों में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर आता है वेटलैंड सिस्टम। ठीक है, जैसे हमने वेटलैंड पढ़ा आगे कि ये पानी से रिलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम विल डिपेंड हाउ वी एबल टू सस्टेन इकोलॉजिकल फ्लोज। इकोलॉजिकल फ्लो मतलब पानी का जो खुद का फ्लो होता है, जैसे कि नदी है ना, तो वो अपना बह रही है तो उसका फ्लो होता है ना, बारिश के समय है ना, रेन के समय फ्लो बढ़ जाता है ना, जब समर्स होते हैं, गर्मी होती है तो फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फ्लो थ्रू द रिडक्शन इन वाटर यूजेस इन की सेक्टर, है ना, हमें वाटर सेक्टर को जो हमारा वाटर यूजेस है हमें उसे कम करना चाहिए, है ना। की सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर। देखिए ये बहुत हास्यास्पद मैटर हो जाता है कि जब भी वाटर रिसोर्सेज को मतलब रिड्यूस करने की बात आती है तो एग्रीकल्चर को ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कही जाती है। तो ये बोलते हैं राइटर कि reduction in water uses in key sectors such as agriculture by encouraging changes in less water intensive crops such as millets and investing investing in water recycling in urban areas using a combination of gray एंड ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में राइटर बताते हैं कि हमें वाटर को कंजर्व करना है, रिवर की जो वाटर बॉडी है उनका जो इकोलॉजिकल फ्लो है हमें उसे कंजर्व करना है। साथ ही साथ हमें एग्रीकल्चर में है ना जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि शुगर केन हो गया, ठीक है, गन्ना है ना,
शुगर केन हो गया, राइस हो गया, तो ऐसे क्रॉप्स को हमें नहीं उगाना चाहिए या कम से कम उगाना चाहिए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स, है ना, जो ज्वार बाजरा जिनको बोलते हैं, ज्वार बाजरा रागी, तो हमें ऐसे क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, उन्हें प्रमोट करना चाहिए। और जैसे कि अर्बन एरियाज़ में, है ना, अब हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे मतलब जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, हम ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से जो राइटर्स हैं वो आपको सजेशन देते हैं। यहाँ पे चलिए हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वो ये है कि जो शुगर केन है, गन्ना, वो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी लगता है उसको ग्रो करने में। प्लस ये वाटर एक्सपोर्ट है, मतलब ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा पानी दे के हमने शुगर केन ग्रो कर लिया, लेकिन अब हम उसको क्या करेंगे, या कोई भी क्रॉप हमने ग्रो किया तो अब उसको क्या है, हम उसको फॉरेन में, है ना, दूसरे देश को हम उसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरे देश को वो क्रॉप हम एक्सपोर्ट कर देंगे, तो उसको बोलते हैं बेसिकली वाटर एक्सपोर्ट। ठीक है, वाटर एक्सपोर्ट। तो ये एक काइंड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो हमने उसको जल्दी से क्विकली कैप किया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि ग्रे और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ग्रे और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए अब इस जो टर्म्स है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि सपोज अगर यूपीएससी को पूछना रहा तो वो अच्छे खासे मतलब होता है ना, मल्टीपल ऑप्शंस दे करके 4 5 6 उन्होंने ऑप्शंस दे दिया, है ना, 1 2 3 4 5 6, फिर बताइए कि इसमें से कौन कौन ग्रे या ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, कौन इसका एग्जाम्पल है। तो एक प्रोबेबल क्वेश्चन इस सेक्शन से बन सकता है। सो कमिंग टू द पॉइंट, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया बेसिकली डैम, सी वॉल, है ना, मतलब जैसे कि समुद्र वाला जो एरिया होता है वहाँ पे बेसिकली थोड़े बड़े बड़े वॉल्स, बाउंड्री वगैरह बना देना, ताकि जो समुद्र का पानी है वो धरती पे ना आ सके। ठीक है, तो दैट इज़ सी वॉल। फिर रोड वगैरह बनाना, पाइप्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पर्टिकुलरली फॉर कोस्ट लाइन फेसिंग सी लेवल राइज एंड स्ट्रॉन्गर स्टोर्म। तो मतलब ये सब जो सारी स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, सी वॉल, रोड, पाइप, वाटर ट्रीटमेंट प्लान, ये हमें बनाना, और ख़ास तौर पे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ में बनाना जहाँ पर सी लेवल राइज का खतरा है या तूफ़ान वगैरह आने का खतरा होता है। तो ये हो गया ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की, है ना, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए, ब्लू हम कॉमन सेंस यहाँ पे लगा सकते हैं कि ब्लू ऑब्वियसली वाटर को यहाँ पे डिपेंड कर सकता है, और जो ग्रीन है वो ट्री, है ना, फॉरेस्ट, तो ग्रीनरी, ये इसको डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स द इंग्रेडिएंट्स फॉर सॉल्विंग अर्बन एंड क्लाइमेट चैलेंज बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, अर्बन डिज़ाइन टू कनेक्ट पीपल विथ नेचर। मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे ऐसा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा ग्रुप बिछाना, सिस्टम तैयार करना जहाँ पे मतलब हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, हम पीपल को, हम नेचर से कनेक्ट कर सके, तो ऐसा सिस्टम बेसिकली बनाना। तो यहाँ पे जैसे कि हो गया हमने जो सिटी है, अर्बन है ना, हमने वहाँ पे मान लीजिए कोई छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ हमने बनाई, है ना, पार्क बनाए, हमने ट्री प्लांटेशन करा, है ना, वाटर रिसाइकिल करा, हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा। तो इस तरीके से जो सिस्टम होते हैं उनको मिला करके अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, तो उसे कहते हैं ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप आपको ये टर्म्स जो है क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो आप मुझे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम अगला आते हैं ग्रीन इंडिया मिशन। तो ग्रीन ऑब्वियसली हमें फिर से वंस अगेन थॉट प्रोसेस, ग्रीन मतलब ट्री, फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट कटेंगे तो फिर हम उसको प्लांट भी करेंगे, प्लांटेशन वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन इंडिया मिशन। तो इम्प्लीमेंट शुड फोकस ऑन रिस्टोरेशन रादर दैन ट्री प्लांटेशन। ठीक है, देखिए अभी क्या हो रहा है कि इतने सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, तो बहुत सारे पेड़ पौधे पहाड़ कट रहे हैं। ठीक है, तो अब उनकी भरपाई करने के लिए क्या होता है, एक सिस्टम है कि हमने कहीं और पेड़ ले जा करके हमने लगा दिए। ठीक है, तो दैट इज़ ट्री प्लांटेशन। तो अब जो राइटर्स है वो बोल रहे हैं कि हमें बेसिकली ट्री प्लांटेशन पे ब्लाइंडली फोकस नहीं करना है, हमें रिस्टोर करने पे भी जो ओरिजिनल नेटिव स्पीशीज़ हैं, जो उस पर्टिकुलरली क्लाइमेट को, उस सॉइल को, है ना, वहाँ पे जो अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं, जो नेटिव स्पीशीज़ हैं, हमें उन्हें बेसिकली प्लांट करना है। ठीक है, हमें ब्लाइंडली ट्री प्लांटेशन को फॉलो नहीं करना है। चूज साइट्स वेयर इट कैन कंट्रीब्यूट to ecological connectivity in landscape
फ्रैगमेंटेड बाय लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इस लाइन का मतलब है बेसिकली जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हो, है ना, ये एक रोड है ना, ये एक रोड है और मान के चलिए ये जो एरिया है ना ये पहले पहाड़ था, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके पहाड़ था, है ना, फिर इनको काट करके यहाँ पे रोड बनाया गया। देखिए ये एक पहाड़ है, ये एक ऐसा करके पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, ठीक है। तो अब क्या किया गया है, बुलडोज़र वगैरह ला के, मशीन ला के, फिर इसको ऐसे ऐसे करके काटा इन्होंने, है ना। अब यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पर एक रोड बन गया है, ठीक है, ऐसे करके देखिए ये गया हमारा रोड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो यहाँ पर एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम था, अब ये 2 फॉरेस्ट सिस्टम में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो 2 फॉरेस्ट सिस्टम में डिवाइड हो गया, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे यहाँ के जो नेटिव एनिमल्स थे, मान लीजिए हाथी है ना, टाइगर है, ठीक है, एलिफेंट हो गए, टाइगर हो गए, तो उनको यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में उनको दिक्कत होगा, ये रोड वगैरह के वजह से, है ना, रोड वगैरह की वजह से उनको दिक्कत होगा, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा होता है, ठीक है। तो ये राइटर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो नेटिव ट्रीज़ है उनको यूज़ करके हमें यहाँ पर एक कॉरिडोर वगैरह बनाना चाहिए, ठीक है। जो लोकल जैसे कि आपके एरिया के जो भी लोकल ट्री होंगे, है ना, तो उन लोकल ट्रीज़ को यूज़ करके हमने साइड साइड पर कहीं पर लगा दिया, ताकि इससे एक मतलब कनेक्टिविटी डेवलप हो, एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर, ठीक है। और जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है ना, पहाड़ों का, है ना, या एग्रीकल्चर फील्ड का, तो उनको सपोर्ट मिले, वो आपस में कनेक्ट करें, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये आर्गुमेंट समझ में आ गया होगा। चूज साइट्स वेयर इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी इन लैंडस्केप फ्रेगमेंटेड बाय लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, जैसे कि रोड, हाईवे, रेलवे, इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स, आपने देखा होगा स्पेशली जो विलेजेस में रहते हैं या शहर के बाहर, है ना, वहाँ पे मतलब बहुत ही बड़े बड़े मतलब टावर रहते हैं जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर लाइंस, कैनल हो गए, पाइपलाइन, फेंसेस, है ना। तो ये सब सारे लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। तो ये टर्म्स भी आपको क्लियर हो गया होगा, अब आप समझ सकते हो। उसके बाद अगला सजेशन देते हैं, choice of species and density should be informed by available knowledge, evidence on resilience under emerging climate change, synergize and trade-off with respect to hydrologic services। देखिए इस आर्गुमेंट का बेसिकली मतलब हो गया है कि जो भी हम बनाएंगे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जो भी स्कीम वगैरह देखेंगे, तो हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज, देखिए ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज में ये आपका जैसे कि मेट्रोलॉजिकल हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, सरफेस वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज में। तो इन सब सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, हमें स्पीशीज़ को ध्यान में रखना है, उनकी जो डेंसिटी है उनको ध्यान में रखना है, और हमें उसको रिजिलियंट बनाना है। जो भी इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, एकदम से इतना हीट है, एकदम से इतना ठंडा है, इसकी वजह से ही जो वहाँ के लोकल एनिमल्स को, प्लांट्स को जो थ्रेट हो रहा है, तो उनको हमें रिजिलियंट बनाना है कि वो ऐसे क्लाइमेट चेंज को वो झेल सकें, ठीक है। रिजिलियंस का मतलब होता है कि प्रॉब्लम जो भी है, यस इस वर्ड को याद रखिएगा, रिजिलियंस का मतलब होता है जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या सिस्टम इन्वायरमेंट जो भी, तो वो क्लाइमेट चेंज हो गया या कोई भी प्रॉब्लम, तो उसको झेल करके फिर वापस से बाउंस बैक करना, मतलब वापस से उठ खड़ा होना, फिर से अपने सिस्टम में काम पे वापस लौटना, दैट इज़ रिजिलियंस, ठीक है। उसके बाद मैंग्रोव इनिशिएटिव, तो केयरफुली साइट सिलेक्शन, है ना, ऐसे नहीं कि कहीं पे ले जाके उन्होंने रैंडमली मैंग्रोव्स लगा दिए, तो केयरफुली साइट सिलेक्शन, ग्रेटर एम्फोसिस ऑन डाइवर्सिटी ऑफ मैंग्रोव स्पीशीज विथ रिटेंशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ कोस्टल मड फ्लैट्स, सॉल्ट पैन themselves as too important for बायोडाइवर्सिटी। देखिए यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि हम जब मैंग्रोव वगैरह प्लांट कर रहे हैं, जब हम मिस्टी स्कीम के अंदर हम मैंग्रोव को प्लांट करेंगे, तो हमें बहुत सावधानी के साथ साइट को हमें चूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ जो मैंग्रोव की भी स्पीशीज़ में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, वेरिएशंस होते हैं, तो उनके भी हमें ध्यान में रखना है। और ये जो मड फ्लैट्स होते हैं, सॉल्ट पैन होते हैं, देखिए ये कोस्टल इकोसिस्टम के हो गए, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये कोस्टल इकोसिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। मड फ्लैट, सॉल्ट पैन कोस्टल इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो हमको उनको ध्यान में रखते हुए, वहाँ के लोगों को, उनकी लाइवलीहुड को ध्यान में रखते हुए, फिर हमें मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ एफर्ट्स मस्ट बी इंक्लूसिव ऑफ लोकल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़ वेयर दिस इनिशिएटिव विल बी इम्प्लीमेंटेड। हमें वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है और नोमैडिक कम्युनिटीज़, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करती हैं, है ना, वो एक स्थान से, है, मान लीजिए वो प्लेस 1 में है आज, तो कल माइग्रेट करके प्लेस 2 चली जाएंगी। तो जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, हमको उनको भी हित में ध्यान रखना है। फिर ट्रेडिशनल नॉलेज और
प्रैक्टिसेस उनको भी हमें कंजर्व करना है। एंड हम जो भी प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमको उनको इम्प्लीमेंट करना है, इंटीग्रेट करना है उनके साथ, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, प्रैक्टिसेस हो गया, तो ये मतलब ये एशियंट है, ये सदियों पुराने हैं, और ये वहाँ की जो लोकल इन्वायरमेंट है ये उससे वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। दैट्स वाई तो हमें ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिसेस को भी हमें इंटीग्रेट करना है, साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन द लेटेस्ट साइंटिफिक एंड इकोलॉजिकल नॉलेज। देखिए अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, तो अब जब गवर्नमेंट सरकार है ना, एग्जीक्यूटिव जब भी ऐसे स्कीम्स को प्लान करे तो हमें साइंटिफिक रिसर्च को भी ध्यान में रखना है, इकोलॉजिकल नॉलेज को भी ध्यान में रखना है। इच प्रोग्राम शुड इंक्लूड सिग्निफिकेंट एजुकेशनल एंड research funding to critically appraise, bring awareness to इंडियाज़ बायोलॉजिकल वेल्थ। देखिए मतलब यहाँ पे अब बेसिकली क्या हो रही है, अवेयरनेस की बात की जा रही है। अब हम जो भी प्रोग्राम वगैरह हम बनाएंगे हम उसको अच्छे से अपने लोगों को अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे, उन पर अच्छे से रिसर्च करेंगे, ताकि ग्लोबल कम्युनिटी में भी, इंडिया के लोगों में भी जो भी हमारे बायोलॉजिकल वेल्थ है हम उसका प्रचार प्रसार कर सकें, लोगों को ज्ञान हो, नॉलेज हो कि इंडिया के पास इतने अच्छे अच्छे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद अगला स्टेप है PMSITAC। तो इसका फुल फॉर्म हो गया बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल नीड टू बी लॉन्च्ड इमीडिएटली। यहाँ पे एक सजेशन दे रहे हैं कि हमें एक बहुत ही डिसिप्लिनरी, ठीक है, डिसिप्लिनरी जैसे कि साइंस इनोवेशन एडवाइजरी है ना, तो एक काउंसिल बनाना चाहिए जो हमें बायोडाइवर्सिटी पे मतलब वेरियस व्यू पॉइंट्स हमें दे सके। तो दिस मिशन सीक्स टू हार्नेस द पावर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज फॉर ग्रीनिंग इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी। ठीक है, तो हमने जैसे कि तभी पहले हमने बायो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट रीड किया है ना, बायो इकोनॉमी कि कैसे हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को हम जियोग्राफी, बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी इनमें हम यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंडिया को हरा भरा वापस से बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन आता है, यहाँ पर कंक्लूजन आता है, टू रिस्टोर एंड इनरिच आवर नेचुरल कैपिटल फॉर द वेलबींग ऑफ आवर पीपल एंड टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर एंड अप्लाइड बायोडाइवर्सिटी साइंस। तो यहाँ कंक्लूजन में यही बोला जाता है कि हम इतने सारी जो स्कीम्स हैं हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो हमारे लोग हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, हम उनकी वेलबींग इंश्योर कर सकें। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी साइंस में यहाँ पे उन्होंने अब बायोडाइवर्सिटी को एक प्रॉपर डिसिप्लिन के फॉर्मेट में दे दिया है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी साइंस। तो यहाँ पे भी इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर बन सके, जो ऑलरेडी इंडिया कर रहा है बाकी बहुत सारे देशों के कंपैरिजन में। तो इसी के साथ मैं आज का ये बायोडाइवर्सिटी का करंट अफेयर का चैप्टर मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो मेरे लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी कोई अच्छा लेक्चर अपलोड करूँ आपको जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे अच्छे अच्छे लेक्चर कवर किए हुए हैं, आप भी उनको जाके प्लेलिस्ट में आप वॉच कर सकते हो। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए, मेरा लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।